हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। एज यू नो, हमने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की हुई है। उसके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, जिसमें हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस की थी, रोटेशनल का मतलब क्या हो रहा था वहां पर कि मॉलिक्यूल हमारा रोटेट कर रहा होगा। इस तरीके से हमने देखा था किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट करे या ऐसे रोटेट करे या फिर इस तरीके से करे, तो 3 एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा था। जब उसके रोटेशन की फ्रीक्वेंसी आपके उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम डाल रहे हैं, ठीक है, तब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तब मॉलिक्यूल जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी लेवल्स में जाता है। उनकी एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी, उसके फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो ये एक प्रोसीजर होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जैसे रोटेट करने पे मॉलिक्यूल्स की वो प्रोसीजर हुआ, ऐसे ही यहाँ पर वाइब्रेशनल में क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। इसमें क्या होता है, बॉन्ड वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। अब बॉन्ड वाइब्रेट कैसे करते हैं? देखो, कोई भी हमारा बॉन्ड है वो फिक्स नहीं होता है। ऐसा मान लिया जाता है आइडियल कंडीशन में कि फिक्स है बॉन्ड, कि हमने कोई मान लो H एंड Cl, इसके बीच में जो बॉन्ड है हमने मान लिया बॉन्ड फिक्स है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत वहां पर मॉलिक्यूल में मूवमेंट होता रहता है, वहां पर वाइब्रेशंस होते रहते हैं। इस वजह से बॉन्ड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही चीज देखेंगे। इसका मेन मोटिव क्या है, मेन इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें, होता कैसे है वाइब्रेशनल, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, देखो, यही मान लेते हैं H एंड Cl। ये वाला जो बॉन्ड है बीच में, ये बॉन्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है अपनी मेन पोजीशन से। एक तो पोजीशन इसकी फिक्स है कि ये इसकी परमानेंट पोजीशन है, ये हमने मान लिया ऑलरेडी। लेकिन एक्चुअल में करता क्या है वो, या तो वो एक्सपेंड हो जाता है या वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो या तो उसकी डिस्टेंस इस वाली मेन पोजीशन से ज्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड का मूवमेंट होता रहता है। एक बार एक्सपेंड होता है, फिर कंप्रेस, एक्सपेंड कंप्रेस, इस तरीके से चलता रहता है। जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को हम पूरा एक्सपेंड करें लेकिन आकर तो अपनी मेन पोजीशन पे रुकेगा। फिर उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो भी वो क्या होगा, अपनी मेन पोजीशन तक आएगा। तो एक तरीके से इस तरीके से बॉन्ड की मूवमेंट हो जाती है जैसे हमारा स्प्रिंग करता है, ठीक है। तो मेन चीज हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो, कि जो हमारा वाइब्रेशन है ना, जब इस वाले वाइब्रेशन की, जो ये एक्सपेंड कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाले जो वाइब्रेशन होते जा रहे हैं, इससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यही तो होती है, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी जैसे थी रोटेट करने पे, ऐसे ही वाइब्रेशन करने पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। जब ये वाली फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाएगी, आपकी जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, वाइब्रेशनल को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जैसे हमने रोटेशनल को माइक्रोवेव बोला था, क्योंकि जो रोटेशन करने पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, रोटेशन करने पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, वो किसके इक्वल होती है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में माइक्रोवेव का रीजन होता है। माइक्रोवेव रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम उसी की होती है, इसलिए हम उसको बोलते थे रोटेशन एज वेल एज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे मैच करती है, हमारे इंफ्रारेड रीजन से, ठीक है। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनसे मैच करती है, इसलिए इसको IR भी बोलते हैं। तो होता क्या है, जब वाइब्रेशंस हो रहे हैं, बॉन्ड्स में एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। जब ये फ्रीक्वेंसी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के IR रीजन से मैच करेगी, ठीक है, करती ही है इससे। तो IR से जब मैच करेगी तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने पे कुछ उसकी एनर्जीज आएंगी, तो उसके कुछ लेवल्स बनेंगे, तो उसी की एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमने रोटेशन में किया था, ऐसे ही हमें वाइब्रेशन में करना है। अब एक चीज और होती है यहाँ पर ना, एक कंडीशन हम देखते हैं
कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारा IR एक्टिव कब होगा, IR एक्टिव कह लो और माइक्रोवेव एक्टिव। मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो IR रीजन में एक्टिव एंड माइक्रोवेव में एक्टिव होगा। तो इसकी एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना होता है, डाइपोल मोमेंट देखना होता है। डाइपोल मोमेंट शुड चेंज। अब ये डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज होगा, देखो जैसे हमने रोटेशन में किया था, रोटेशन के केस में हमने क्या किया था, अभी डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है, जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम उसकी तरफ होती है डायरेक्शन। मान लो कोई ए और बी इस तरीके से है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो मोमेंट क्या होगी हमारे डाइपोल की, बी की साइड, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ गई है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो बी वाला है हमारा, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये ए वाला पार्ट है, तो इसकी तरफ हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है फिलहाल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट किया, तो जैसे ही रोटेट किया ये इधर की साइड आ गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डाइपोल की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई है दैट मीन्स वहां डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो यानी उसमें चेंज आया है। तो चेंज अगर आया है डाइपोल मोमेंट में, अगर इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसे, तो अब ये इसकी डाइपोल की ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गई है दैट मीन्स यहाँ पर डाइपोल मोमेंट चेंज हुआ है, इसलिए ये वाला जो रीजन होता है हमारा, ये होता है माइक्रोवेव एक्टिव। ये तो रोटेशन के केस में है। अब वाइब्रेशन के केस में क्या होगा, देखो वाइब्रेशन के केस में क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा बॉन्ड है वो अगर एक फिक्स पोजीशन पे है तो हमने उसको क्या किया, एक्सपेंड करा दिया, या फिर हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। ध्यान से देखो पोजीशन ये है, लेकिन उसको एक्सपेंड कराने में और कॉन्ट्रैक्ट कराने में किस चीज का चेंज आ रहा है, डायरेक्टली देख पा रहे हो किस चीज का चेंज है। अगर हम इसको फिक्स मान लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया या फिर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या डिफरेंस देख पा रहे हो इन सब में, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो ये तो हमारी मेन पोजीशन है ही, इसमें देखो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये बढ़ी हुई दिख रही है, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी डिक्रीज दिख रही है। डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, किसके इक्वल होता है, जो इसकी डिस्टेंस है इनटू जो चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो चेंज कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर इससे भी डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, इसलिए जहां पर भी डाइपोल मोमेंट हमें चेंज दिखेगा वो IR एक्टिव होगा। तो ये तो एक जनरल हमारी कंडीशन हो गई। अब हम मेन चीज देखते हैं कि वाइब्रेशन में और क्या क्या होता है। मेन काम है हमें एनर्जी फाइंड आउट करना एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की। देखो वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये जो केस है ना ये हमारा, इसको हम वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोल रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी SHO। दो चीजें देखेंगे हम यहाँ, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक एनहार्मोनिक। दोनों में हमें डिफरेंस देखना है क्या होता है वो भी देखेंगे। फिलहाल तो ये देखो कि वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जैसा बिहेवियर वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल का है वही SHO का है, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सेम मान रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, कोई हमारा मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो उसमें होता क्या है, मेनली एक न्यूक्लियस होता है। मान लो हम दो ले रहे हैं इस तरह के, कोई यहां पर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव देखें, न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का आप यहां क्या देख पा रहे हो, रिपल्शन। न्यूक्लियस में आप रिपल्शन देख पा रहे हो। और जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन देख पा रहे हो, ठीक है। अब एक चीज और देख पा रहे हो क्या,
ये पॉजिटिव और इसका इलेक्ट्रॉन यानी ये वाला पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, इनका अट्रैक्शन भी देख पा रहे हो, यानी एक का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, उनका अट्रैक्शन देख पा रहे हो। इसी तरीके से दूसरे वाले का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो दोनों चीजें हो रही हैं तभी वो बॉन्ड बन पा रहा है। अगर सिर्फ अट्रैक्शन होता तो वो तो फिर अट्रैक्शन से बहुत पास आ जाते, ठीक है, फिर कोई बॉन्ड डिस्टेंस भी नहीं दिख पाती। लेकिन अगर वो रिपल्शन कर पाते तो हो सकता है इतना दूर हो जाते कि वो बॉन्ड ही ना बना पाते। तो दोनों ही चीजें कंबाइनली होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों चीजें साथ चलती हैं। अब दोनों चीजों की वजह से ही वो क्या हो रहा है, बॉन्ड, एक बॉन्ड बन पा रहा है, राइट। तो जैसे ही एटम पास में आता है, एटम बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो वहां पर एक रिपल्शन की फोर्स लगती है जो उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ले जाती है। अगर वो बहुत ज्यादा दूर जाने लगते हैं तो एक अट्रैक्शन की फोर्स आती है जो उसको थोड़ा पास ले आती है। तो वहां पर एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो उस बैलेंस के बनने के लिए एक एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो ये प्रोसेस कि जो हमारा इस तरीके से रिपल्शन अट्रैक्शन ये हुआ, ये एक तरीके का वाइब्रेशन ही है, ठीक है। इसी को हम एक तरीके का वाइब्रेशन बोल रहे हैं। और इसको हमें बैलेंस करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी क्या होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वही मेन चीज है जो हमें यहाँ पर एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर कोई वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो वो कैसे वर्क करता है। एक साइड है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और एक साइड है इसकी एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, देखो एक तो हमारा जो बॉन्ड है, एक तो उसकी डिस्टेंस फिक्स है आर इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलेंगे आर इक्विलिब्रियम। मान लो H और Cl ही है तो इनकी जो दोनों की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये है आर इक्विलिब्रियम, यानी जब वो अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, एक फिक्स पोजीशन में है, ये तो उनकी मेन पोजीशन है। और उस टाइम पे उसकी जो एनर्जी होती है ना वो जीरो होती है, इस वाले पॉइंट पे एनर्जी जीरो है। फिर बॉन्ड को हमने क्या करना शुरू किया, थोड़ा सा कंप्रेस करना स्टार्ट किया। अब हमने इसको जब कंप्रेस करेंगे तो मान लो हम इसकी डिस्टेंस को थोड़ा कम कर पा रहे हैं। पहले जो डिस्टेंस ये वाली थी, अब हमने उस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही उसको हम कम करेंगे, जैसे ही हम डिस्टेंस को कम करेंगे यानी उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, एक रिपल्शन की फोर्स भी लगेगी साथ में। तो रिपल्शन की फोर्स उसको एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ले जाएगी। तो यानी जितनी हम इसमें एक कंप्रेशन की फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही इसमें एक रिपल्शन की फोर्स भी लगेगी जो उसको उधर एक्सपेंड भी करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये तो पॉइंट आए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और कंप्रेस किया, थोड़ा सा और कंप्रेस किया, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाएगा। फिर हमने और इसको किया तो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। एक स्प्रिंग को देख पा रहे हो, अगर हम उसको जितना कंप्रेस करते हैं उतनी तेजी से एक्सटेंड होता है, ठीक है। कोई भी चीज है ऐसी, स्प्रिंग ही ले रहे हैं हम एग्जांपल, तो अगर हम उसको जितना ज्यादा एक्सपेंड करें या तो उतना ही ज्यादा कंप्रेस होगा, जितना कंप्रेस करें उतना ही ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो एक फोर्स लगेगी उसमें, ठीक है ना, एक फोर्स लगती है उस चीज में। तो या इसको हम एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, जैसे एरो होता है ना, एरो, बो एरो, तो अगर हम उसको जितना पीछे की साइड खींचते हैं तो जितना पीछे की साइड खींचोगे वो उतना मैक्सिमम आगे तक जाएगा, ठीक है ना। जितना पीछे खींचोगे उसको वो उतना ही आगे जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं, अगर हम बॉन्ड को जितना ज्यादा कंप्रेस करते जा रहे हैं वो उतना ही एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसा करने से एक ये चीज बनती है, ठीक है।
अगर हम इसमें एक कर्व बना दें इन पॉइंट्स को मिला के, तो ये इस टाइप का एक कर्व बन जाता है। ये होता है हमारा पैराबोलिक कर्व। ठीक है, एक पैराबोलिक कर्व बन जाता है। एक तो पोजीशन फिक्स थी, बाकी हमने ये क्या की है, इसकी ये वाली डिस्टेंस थोड़ी कम कर दी है। जितनी कम करेंगे उतनी ज्यादा हो जाएगी वो फोर्स की वजह से। इसी तरीके से हमारी ये एक पैराबोलिक कर्व बनाएगी। ठीक है, ये चीज तो हुई हमारी एक एसएचओ के लिए एक मेन डायग्राम कि एक्चुअल में वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल होता कैसे। तो ये एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की इस तरीके की ग्राफ होती है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो यहाँ तो हमें एनर्जी पता है कि ये इस वाली पोजीशन पे तो 0 है, लेकिन जब हमने ये चीज की, इसको कंप्रेस किया, तो यहाँ पर भी तो एक एनर्जी आएगी ना। अब वो एनर्जी क्या होगी, हमें तो ये एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मेन काम बस इतना सा करना है कि वाइब्रेटिंग जो मॉलिक्यूल है उसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला याद रखना है बस। ऐसे ये वाली एनर्जी, ऐसे ये वाली, ये लेवल्स बनते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यही लेवल्स की हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस तरीके से एक्सपेंड करना, कंप्रेस करना, तो एक स्प्रिंग के जैसा है। यहाँ पर एक हुक्स लॉ फॉलो होता है, हुक्स लॉ। ठीक है, ये हुक्स लॉ फॉलो करता है। और ये होता क्या है हुक्स लॉ, इसको देखते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ये हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो F होता है हमारा, वो इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये होता है x जो है जितना डिस्प्लेस किया है उसको, उसकी मीन पोजीशन से, F जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स जो उसको वापस उसी पोजीशन में ला रही है। लिख लो इसको, वेयर F इज रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको उसकी उसी पोजीशन पे वापस ला रही है। x डिस्प्लेसमेंट, जितना हमने उसको डिस्प्लेस किया है उसकी मीन पोजीशन से, और जो k है वो फोर्स कांस्टेंट। ये है हमारा फोर्स कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा हुक्स लॉ फॉर वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन बताइए डायरेक्शन, क्योंकि अब ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए वहां पर नेगेटिव साइन। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इस तरह का, वो कहलाता है हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज और देख पा रहे हो क्या, कि जो हमारी जितना आप एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ पर देखो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका जो कंप्रेशन है वो भी ज्यादा हो रहा है, और जो इसका एक्सपेंड हो रही है ये भी ज्यादा हो रही है। एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन दोनों जो हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, उनकी डिग्री बढ़ रही है। देखो एनर्जी बढ़ती, क्योंकि पहले हमने इसको इसकी पोजिशन से इतना डिस्प्लेस किया था, अब हमने उससे ज्यादा किया है। ये वाली मेन पोजिशन है ना, अब इससे जब हम कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, यानी हम इसको इतना उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, तो इसकी जो कंप्रेशन हो रही है वो भी बढ़ रही है, और जो इसकी ये एक्सपेंड कर रहे हैं हम इसको, वो भी बढ़ रही है। ठीक है, बट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ये हमारी सेम रहने वाली है। ठीक है, अब ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसको चाहे आप न्यू से रिप्रेजेंट कर दो, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दो, 1/2π√k/μ, ये होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है हमारी हर्ट्ज में। अगर हम इसको वेव नंबर की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इसको अब हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे ओमेगा बार से, न्यू बार 1/2πc√k/μ पर सेंटीमीटर। ओके,
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आता है हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का। अब जैसे हमने रोटेशनल, अभी हमने एनर्जी फाइंड आउट नहीं की है, अभी तक हमने उन लेवल्स की एनर्जी फाइंड नहीं की है जिन पे वो हम देख रहे थे ना, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या है वो अभी तक हमने नहीं देखी है। अब हम वो देखेंगे। जैसे रोटेशनल में हमने एनर्जी देखी थी, अभी हम वही एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं इन केस ऑफ वाइब्रेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो जैसे रोटेशनल में हमने देखा था कि एनर्जी जो होती है क्वांटाइज्ड होती है, यहां पर भी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, यानी कि वो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, उसके अलग अलग लेवल्स बने हुए होते हैं, वो पर्टिकुलर लेवल के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी फिक्स होती है, उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो, जो उस लेवल के लिए बनी है वही वैल्यू होगी, बीच में कोई वैल्यू है ही नहीं एनर्जी की। ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ रोटेशनल। ठीक है, तो फिर हम वही सेम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम यहाँ पर भी वाइब्रेशनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे फॉर SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो इसके लिए जो एनर्जी है इसको हम V से रिप्रेजेंट कर दें, EV इज इक्वल टू V प्लस 1/2 H न्यू। ठीक है, ये आई है हमारी इन जूल। अच्छा, ये जो न्यू है इसको हम ओमेगा भी ले सकते हैं, और H ओमेगा, जो भी सही लगे वो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो इसको न्यू या ओमेगा कुछ भी कर दो, तो हम इसको न्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी एनर्जी। इसी एनर्जी को अगर हमें फाइंड आउट करना है इन पर सेंटीमीटर, तो कैसे करेंगे? HC से डिवाइड कर देंगे, H न्यू डिवाइड बाय HC, H से H कैंसिल हो जाएगा, न्यू बाय C क्या आएगी ये? न्यू बार, यानी V प्लस 1/2 न्यू बार पर सेंटीमीटर। ये होती है इसकी मेन एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये V क्या है? ये तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। V की वैल्यू क्या होती है? देखो V जैसे वहां पर हमने क्या पढ़ा था, J वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ऐसे ही यहाँ पर जो V है वो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। V इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं एट V इज इक्वल टू 0, जब हमारा V 0 होगा तो एनर्जी क्या होगी? जब इसको 0 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? EV इज इक्वल टू 1/2 न्यू बार, यानी ये वाली एनर्जी जो है हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी है V 0 पे भी। रोटेशनल के केस में हमने क्या देखा था एनर्जी? देखो J प्लस 1 किया था, तो उसमें जब हम J 0 ले रहे थे तो एनर्जी भी 0 आ रही थी, तो यानी जो फर्स्ट स्टेट हमारी थी उसके लिए J 0 के लिए एनर्जी भी 0 थी। लेकिन यहाँ पर जब V 0 है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, यहाँ पर 0 नहीं होने वाली है। तो जब हमारी कोई वैल्यू मतलब 0 लेवल पे भी 0 नहीं हो रही एनर्जी, तो ये होती है हमारी 0 पॉइंट एनर्जी, यानी 0 होने के बाद भी उस पे कोई ना कोई एनर्जी की वैल्यू है, तो ये होती है 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एट ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी कैन नॉट बी 0। ठीक है, इसका एक और मतलब हो सकता है कि जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती ग्राउंड स्टेट में, दैट मीन्स कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होगा। इसको लिख लेते हैं, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल
vibrational energy can never be zero. Can never be zero. That means molecule can never be at रेस्ट पोजीशन, यानी मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका कंप्रेशन एक्सपेंड एक साथ हो रहा है, दोनों चीजें वाइब्रेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशन होता ही रहेगा हमारे बोन का, वो जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कभी भी मॉलिक्यूल रेस्ट पोजीशन में नहीं रहने वाला वाइब्रेशन के केस में। ठीक है, तो इसलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन एनर्जी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। मॉलिक्यूल कैन नेवर बी एट रेस्ट पोजीशन। तो जैसे v इक्वल टू 0 पे ये वाली एनर्जी आई, अगर अब हम यहाँ v इज इक्वल टू 1 ले तो क्या एनर्जी आएगी, इसकी जगह 1 पुट करो तो ये आएगी वैल्यू ev इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 न्यू बार, यानी 3/2 न्यू बार पर सेंटीमीटर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको 2 पुट करोगे तो ये आएगी 5/2 न्यू बार। तो ये इस तरीके के जो लेवल्स बने हुए हैं हमारे, तो जैसे ये हमारे लेवल्स बने हुए हैं इन पोजीशंस पे, ये वाली एनर्जी जो है 1/2 न्यू बार है, जीरो नहीं है, ये 3/2 न्यू बार है, ये 5/2 न्यू बार, इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे लेवल्स बनते रहेंगे और इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यही होती है कि हमारे ये वाले एनर्जी लेवल फिक्स हैं, इनके बीच में कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ इन्हीं लेवल्स पे एनर्जी है। जैसे ग्राफ देखते हो ना, ग्राफ में क्या होता है हमारा, जैसे ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, इनके बीच में कौन सी पोजीशंस होती हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 इस तरीके से होती है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पर नहीं होती। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये हमारी, मान लो ये वाली एनर्जी 2 है और ये 4 है तो इसके बीच में यहाँ कहीं 3 मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज हमारी, इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं कि ये वाली जो लेवल्स हैं हमारे फिक्स हैं, यही एनर्जी है, इसके अलावा कोई और लेवल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम जनरली क्या देखें कि अगर हम v से v+1 तक का लेवल देखें तो क्या वैल्यू आने वाली है आपके ev की। ठीक है, या डेल्टा ev इसको हम बोल सकते हैं। जैसे डेल्टा ej हमने बोला था, क्या आया था 2bj+1 रोटेशनल के केस में। अगर रोटेशनल वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। तो डेल्टा ej जैसे 2bj+1 था, यहाँ j की लोअर वैल्यू हम लेते थे, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी क्या करना है, v+1 इसको मान के सोल्व करना है। देखते हैं क्या आता है। v2 v+1, तो डेल्टा ev की वैल्यू क्या आएगी, इसको v+1 मान ले पहले, प्लस 1/2 न्यू बार माइनस v+1/2 न्यू बार, इसको 3/2 लिख सकते हैं। पूरा ही ओपन कर देती हूँ, माइनस v न्यू बार माइनस 1/2 न्यू बार। तो ये वाली चीज तो कैंसिल हुई, 3/2 माइनस 1/2 1, तो न्यू बार आ जाएगा सिर्फ। डेल्टा ev की वैल्यू आ गई न्यू बार पर सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अगर इसको हम इन जूल की टर्म्स में लेना चाहें तो डेल्टा ev क्या आएगा, h न्यू, यह आएगा इन जूल। ठीक है, ये चीज होती है। अब एक चीज और, जैसे सिलेक्शन रूल हमने रोटेशनल में पढ़ा था, यहाँ पर भी सिलेक्शन रूल होता है सेम वही वाला। जैसे उसमें डेल्टा j +-1 आप देखते हो, रोटेशनल के केस में यहाँ पर भी डेल्टा b +-1 रहने वाला है। ठीक है, +-1 के अलावा कोई और लेवल नहीं हो सकता। मतलब डायरेक्टली आप एनर्जी का जो लेवल है, डायरेक्टली आप उन लाइंस को एक ही
जैसे ये लेवल्स होते हैं ना, तो ये वाले अलाउड हैं, ये वाला अलाउड नहीं है, डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकती, ये अलाउड है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप जंप नहीं कर पा सकते हो, जंप नहीं करा सकते हो। इसका जो सिलेक्शन रूल है वो +-1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब था हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। उसी में हमने देख लिया वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम क्या एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सिलेक्शन रूल्स वगैरह ये देख लिया हमने। तो आज की क्लास में तो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाइब्रेशनल के ही केस में कुछ और टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा एंड कीप लर्निंग।